हेलो स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लेक्चर में आप लोग का मोस्ट वेलकम। आज हम समझ रहे हैं इंथाल्पी क्या होता है। तो इंथाल्पी किसी सिस्टम में जो इंटरनल टोटल एनर्जी है और उस पर कुछ वर्क डन कर दिया, डैट मीन्स P इंटू वी क्या होता है, वर्क डन। तो इन दोनों का सम जो होता है वो इंथाल्पी कहलाता है। दैट मीन्स इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी and the product of pressure and volume at constant pressure। प्रेशर यहाँ पे इंथाल्पी को डिफाइन करने के लिए ध्यान देना है कि प्रेशर कांस्टेंट होता है। नहीं तो जनरली ध्यान से देखो H इक्वल टू यू प्लस पी वी है, अगर डेल्टा लगाते हैं तो ध्यान से देखो ऐसे होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो बाहर आता है, दैट मीन्स यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तभी यहाँ पर क्या हुआ है, प्रेशर बाहर आया है। और डेल्टा हमने किसका फाइंड किया है, V का फाइंड किया है। तो H इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस P डेल्टा V हमारा क्या होगा, इंथाल्पी, चेंज इन इंथाल्पी होगा। इसका भी यूनिट क्या होगा, ये भी एक एनर्जी है तो किलो जूल पर मोल भी इसका भी यूनिट होगा, SI यूनिट। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टर्म्स डिस्कस किया गया, हमने ये प्रूव किया था, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अब यहाँ पर क्या है, फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज। आइसोथर्मल मैंने बताया था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डेल्टा U 0 होता है, इसको हमें याद रखना है, इतना डिटेलिंग हमें जानना नहीं है। बस इरिवर्सिबल में डेल्टा U 0 होता है और उस तरह से ये 0 पुट करेंगे तो Q इज इक्वल टू माइनस W होगा। और W का फॉर्मूला क्या होता है, P एक्सटर्नल इंटू V1 माइनस V2। अगर यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हो तो ये उल्टा होगा, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पे माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया। ओरिजिनली फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का क्या होता है, P इंटू चेंज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, यही होता है ना। लेकिन अगर सोचो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये होता है V2 माइनस V1, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, V1 माइनस V2 हो जाएगा। दैट मीन्स माइनस ऑफ P एक्सटर्नल डेल्टा भी हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इरिवर्सिबल चेंज में हम वर्क डन या हीट फाइंड करना है तो P एक्सटर्नल माइनस ऑफ P एक्सटर्नल डेल्टा V से हम फाइंड कर सकते हैं। अब चीज़ एक यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे मान लो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम निकाल रहे हैं और वहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम ही कांस्टेंट होगा, ये दोनों सेम होगा, तो ये चेंज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उस केस में अगर यहाँ से Q निकालें हम, Q मतलब यहाँ पे हीट है, Q निकालें तो क्या होगा, डेल्टा U माइनस W। डेल्टा W माइनस ऑफ W कितना होगा, P एक्सटर्नल डेल्टा माइनस ऑफ W क्या हो जाएगा, P एक्सटर्नल V। या आप ये मानो कि यहाँ पर है माइनस W की वैल्यू क्या है, P एक्सटर्नल डेल्टा V। एक मिनट, हमने माइनस W की वैल्यू पुट करी तो क्या होगा, P एक्सटर्नल V। ये हुआ ना। एक चीज ध्यान रुक जाओ, ये P एक्सटर्नल V है, या इसके जगह पर आप ये पुट कर लो कि V2 माइनस V1। तो यहाँ पर V कांस्टेंट है तो V2 माइनस V1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। फाइनल माइनस इनिशियल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस केस में क्या होगा, QV इज इक्वल टू डेल्टा U हो जाएगा, क्योंकि ये चीज वर्क डन 0 हो गया, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो QV इज इक्वल टू डेल्टा U। इसका मतलब ये हुआ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज
इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये यूज होगा आगे, ध्यान रखना है। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सिंपल ये समझो कि जैसे मान लो जैसे प्रेशर लगा रहे हैं हम किसी कंटेनर पे, प्रेशर लगा रहे हैं P का, और वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स वॉल्यूम का चेंज क्या होगा, जीरो। डेल्टा V क्या हो जाएगा, जीरो, और वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। जब वॉल्यूम का ही चेंज नहीं होता है और ये होता है P इंटू डेल्टा V, तो वॉल्यूम का चेंज जीरो होगा, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जो हीट एट कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल है। अभी के लिए हमें यही समझने हैं, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब यही देखते हैं, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ध्यान से देखो, यहां से QP इसको बोलेंगे, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा U प्लस, यहाँ पे P प्रेशर कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, P इंटू डेल्टा V, है ना। वर्क डन की जगह पे हमने क्या पुट किया, P इंटू डेल्टा V। तो ये चीज क्या है, ये चेंज इन एंथैल्पी है। अभी हमने देखा दैट मीन्स QP इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। इसका मतलब क्या हो गया, चेंज इन प्रेशर में अभी मैंने बताया था, जब प्रेशर का चेंज हो और PV में हम चेंज लगा रहे हैं, तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है। तो यही आपका चेंज इन एंथैल्पी है, दैट मीन्स हीट एट कांस्टेंट pressure, heat at constant pressure is called change in enthalpy. Heat at constant pressure is called change in enthalpy, and heat at constant volume is called change in internal energy. एक इम्पोर्टेंट रिलेशन डिराइव करना है, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा NG/RT। यहाँ पे कौन चीज़ क्या है, तो ये एंथैल्पी का चेंज है, ये इंटरनल एनर्जी का चेंज है। डेल्टा NG ऐसे बोलते हैं, डेल्टा NG जो है मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस moles of gaseous reactant, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो C+O2 gives CO2, ये सॉलिड है, ये हमारा गैस है, और ये भी हमारा क्या है, गैस है। इस केस में प्रोडक्ट में 1 मोल गैस का है और रिएक्टेंट में भी 1 मोल गैस का है, तो डेल्टा NG जब हम फाइंड करेंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। वहीं पे इस रिएक्शन में देखो N2 + 3H2 gives 2NH3, ये भी गैस है, सारी गैस है इसमें। अब इसमें आप डेल्टा NG फाइंड करोगे, मतलब गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट में 2 मोल्स हैं गैस के, और रिएक्टेंट में टोटल 3, इसका 1, इसका 4। तो डेल्टा NG यहाँ पे -2 आ रहा है, नेगेटिव भी आ सकता है, ध्यान रहे।
तो इसको हमें डिराइव करना है। आर हमारा गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.314 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। और टी टेम्परेचर है, यहाँ पे टी क्या है, टेम्परेचर है। तो सबसे पहले देखो आपने H का फॉर्मूला पढ़ा था। H क्या होता है हमारा, U प्लस पी वी। यहाँ पे हम चेंज निकालेंगे तो क्या होगा, सब में चेंज लगेगा। डेल्टा U प्रेशर कांस्टेंट होता है एंथैल्पी के केस में, तो P बाहर आएगा, यहाँ पे डेल्टा V लगेगा। ये पहला इक्वेशन हो गया। उसके बाद मैंने बताया था PV इज इक्वल टू nRT जो होता है, ये गैस लॉ होता है, यूनिवर्सल गैस लॉ या आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं हम इसको। अब इसमें चेंज फाइंड करेंगे, डेल्टा लगाएंगे तो क्या होगा, सबका डेल्टा रहेगा। ध्यान से देखो, टेम्परेचर कांस्टेंट रखनी है, गैस कांस्टेंट रहता है, तो n चेंज होगा, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होगा, तो क्या होगा, P बाहर आएगा, P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा n। अभी गैस के लिए फाइंड कर रहे हैं तो G राइट कर सकते हैं, और यहाँ पे RT हो गया। अब इसकी वैल्यू जो है फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे तो हो गया डिराइव। पुट P इंटू डेल्टा V इन फर्स्ट, क्या हो जाएगा, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं तो ध्यान रहे कि इंपॉर्टेंट है ये, प्लस डेल्टा NCRT। तो ये हमारा डिराइव हो गया। इंथैल्पी का चेंज क्या आ गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन मोल्स इंटू RT। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हीट कैपेसिटी। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने में जितना हीट रिक्वायर्ड होता है उसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी का सिंबल यहाँ पे कैपिटल C है, इज इक्वल टू Q बाय डेल्टा T, और यहाँ पे Q इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा T। तो ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ से हम SI यूनिट निकाल सकते हैं ना, हीट कैपेसिटी का क्या हो जाएगा, Q का जूल होता है, और इसका क्या हो गया, केल्विन, तो जूल पर केल्विन। SI यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन। वैसे ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने देखा था, हीट कैपेसिटी ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मैटर का अमाउंट चेंज होता है तो ये भी चेंज हो जाता है। लेकिन वही हम देखें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये चेंज नहीं होता है, क्योंकि पर यूनिट मास के लिए निकालते हैं। जैसे 1 ग्राम का, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, जैसे 1 ग्राम बाय 1 kg, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। इसको स्मॉल c से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। ठीक है, इसका भी यूनिट क्या होगा, जूल पर केल्विन ही होगा, जूल पर केल्विन। अब एक है मोलर हीट कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय ऑफ अ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। और मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हो गया हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मोल। दैट मीन्स इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन पर मोल, मोलर हीट कैपेसिटी। अब हीट फाइंड करने का ये फॉर्मूला जैसे है, तो यहाँ पर अगर मान लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखा है स्मॉल c, और मास दे रखा है स्पेसिफिक, मतलब 1 ग्राम या यूनिट मास का दे रखा है, जैसे मान लो 1 ग्राम का दे रखा है। अगर आपको 5 ग्राम के लिए फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई करोगे, तो स्पेसिफिक हीट C यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक हीट
m क्या है, मास, कितने मास के लिए आप हीट निकाल रहे हो, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये आ जाएगा हीट। तो फाइनली हमने ये फार्मूला बनाया, C इंटू डेल्टा टी यहाँ से डिराइव किया था, और स्पेसिफिक हीट अगर हो तो C इंटू मास इंटू डेल्टा टी हमारा फार्मूला बनेगा हीट का। या अगर मान लो गिवन है हीट कैपेसिटी गिवन है, तो सीधा उस टेम्परेचर चेंज से क्या कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, हीट आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन आ गया, डिराइव अ रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। Cp एंड Cv क्या है, तो Cp है हीट कैपेसिटी एट constant pressure, एंड Cv क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमें मालूम है हीट कैप, जैसे Cp जैसे आपको पता है कि हीट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आता है, अभी हमने डिराइव किया था C इंटू डेल्टा टी, जहाँ C क्या है हमारा हीट कैपेसिटी। अगर हम हीट फाइंड करें एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, Cp इंटू डेल्टा टी। और आपको मालूम है कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या बोलते हैं, उसको हम चेंज इन एंथैल्पी, अभी पिछले राइट करा था हमने, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज चेंज इन एंथैल्पी, ये हमने अभी डिराइव किया था। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया हमारा। ऐसे ही हम सिमिलरली हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है उसको हम Cv इंटू डेल्टा टी राइट करेंगे, और वो कितना हो जाएगा, डेल्टा U के। तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट एट कांस्टेंट, ये भी हमने अभी डिस्कस करा था, कांस्टेंट वॉल्यूम इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। और हमें मालूम है जैसे इंथाल्पी डेल्टा H इक्वल टू हमने डिराइव किया था, डेल्टा H इक्वल टू क्या था, डेल्टा U प्लस डेल्टा P। H इक्वल टू फॉर्मूला होता है U प्लस PV, अगर यहाँ पे डेल्टा लगा दें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब दोनों सिचुएशन के लिए अलग अलग हम देखेंगे, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, मतलब ये चीज़ कैसे हम यूज कर सकते हैं हम देखते हैं एक बार। क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। अभी मैं हमने इक्वेशन डिराइव बताया था, PV इज इक्वल टू nRT होता है। तो फॉर 1 मोल कितना हो जाएगा, 1 मोल, अभी हम 1 मोल की बात कर रहे हैं, तो n इक्वल टू 1 होगा, दैट मीन्स PV इज इक्वल टू RT हो जाएगा, PV इज इक्वल टू RT हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा RT, R कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, R यहाँ पे कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा U प्लस R डेल्टा T। ये इक्वेशन आ गया, थर्ड इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, डेल्टा H की वैल्यू प्लेस कर सकते हैं हम, ये डेल्टा U की वैल्यू हम ये प्लेस कर सकते हैं, तो क्या आएगा, फ्रॉम 1 इंटू
डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ गई? डेल्टा एच की वैल्यू सी पी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू सी वी इंटू डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी। आर डेल्टा टी, यहां से देखो डेल्टा टी कॉमन आ रहा है, डेल्टा टी कॉमन आके कैंसिल होगा, सी वी प्लस आर, डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा तो सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। इसका मतलब सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ये हमारा रिलेशनशिप है सी पी एंड सी वी में। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो ये आता है पेपर में, तो इसको अच्छे से करने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आप लोग का। रिएक्शन की, किसी रिएक्शन की एंथैल्पी कैसे फाइंड करते हैं? तो सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। जैसे ये चीज अभी समझ में आएगा, उससे पहले ये लिखो। देखो जैसे A प्लस बी मिलके क्या बना दे रहा है? C बना रहा है। तो इसमें चेंज इन एंथैल्पी हम फाइंड करेंगे, चेंज इन एंथैल्पी। तो इसकी एंथैल्पी ऑफ किसका? C प्लस माइनस होगा एंथैल्पी ऑफ A प्लस एंथैल्पी ऑफ B। ये आ गया रिएक्शन की एंथैल्पी। अगर यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट्स ऐसे होते, जैसे यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे इस पे फर्क नहीं पड़ता, मेन यहाँ पे 2 होता, जैसे यहाँ पे 3 होता, तो फिर यही चीज कैसे बन जाता? आप सारे नोट करना। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करते? तो 3 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट C माइनस 2 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ A प्लस 1 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ B। यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे समेशन के फॉर्म में। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट होता तो यहाँ पे ऐड होता है। A हमारा ये स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है, जैसे ये 3 इंटू C हो गया। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको नोट करना है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। अब इसके बाद बहुत सारे एंथैल्पी के टाइप्स पढ़ने हैं, मैं आप लोग को बताता हूँ, आप लोग राइट करो इसको। जैसे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है? जैसे एटमाइजेशन का मतलब क्या हुआ? इसको H2 है तो HH बॉन्ड होगा, इसको ब्रेक करने में जो एनर्जी लगेगी, एटम्स में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी लगेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। टू कन्वर्ट अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड इनटू एटॉमिक फॉर्म, द एंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसको बोलेंगे? सबके डिफिनीशन शॉर्ट फॉर्म में राइट कर लेना आप लोग। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसको बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और जनरली इसमें लगा होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड मतलब कुछ पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात हो रही होगी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। दैट मीन्स इसका डेफिनेशन ये हो गया, एंथैल्पी चेंज in the formation of 1 mole of product is called enthalpy of formation. Enthalpy change during formation of 1 mole of product is called enthalpy of formation. अब बहुत सारा आता है। लैटिस एंथैल्पी क्या होता है? लैटिस एंथैल्पी क्या होता है?
तो कोई NaCl का लैटिस, लैटिस क्या होता है, जैसे NaCl कंपाउंड है ना, वो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाता है, क्यूबिकल स्ट्रक्चर, जिसमें आप देखोगे लैटिस होता है। तो उसमें क्या होता है कि जितने भी पोजीशन दिख रहे हैं ना, सब पे एनायन होते हैं। ये सॉलिड स्टेट का पार्ट है जो 12 क्लास का है। सबसे पहले एनायन अरेंज हो जाते हैं, जैसे Cl है, तो उसके बीच में जगह बचती है ना, जिसको वॉइड्स बनते हैं, उसमें उसमें Na जाके बैठ जाते हैं। ये बहुत छोटा स्पेस होता है कि एनायन बड़े साइज के होते हैं और केटायन उसके इंटर जो बीच में स्पेस बचते हैं यहाँ पे, वहाँ पे एनायन जाके सेट हो जाते हैं। पूरे स्ट्रक्चर को लैटिस बोलते हैं। अब इस लैटिस को ब्रेक करने में जो एनर्जी चेंज होगा उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। और जनरली लैटिस एनर्जी अगर NaCl का दे दोगे तो पूरे गैसेस एटम में चेंज हो जाएगा, Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस। तो इसमें जो इंथैल्पी चेंज हुआ उसको हम बोलेंगे लैटिस इंथैल्पी। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, तो 1 मोल ऑफ किसी सब्सटेंस को वेपर में चेंज करने में जो इंथैल्पी चेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या हो गया, 1 मोल ऑफ किसी सब्सटेंस को बर्न करने में जो इंथैल्पी चेंज हो उसको क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ कंबशन। इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ substance is called enthalpy of formation. Enthalpy of combustion is enthalpy change during the combustion of 1 mole of reactant is called enthalpy of combustion. Enthalpy of sublimation क्या हो गया, तो ये सब definition आप लोग एक एक लाइन का जो मैं बोल रहा हूँ राइट कर लेना, काम आएगा। enthalpy of combustion हो गया। enthalpy of fusion क्या होगा, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जब आइस मेल्ट होता है तो उसको फ्यूजन बोलते हैं। तो किसी 1 मोल ऑफ किसी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने में जो इंथैल्पी का चेंज होता है उसको हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ऐसे इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हो सकता है। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या हो गया, किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड को एटम में चेंज करने में जो इंथैल्पी चेंज होगा। उसके बाद आप राइट करो बॉन्ड इंथैल्पी क्या होता है। बॉन्ड इंथैल्पी बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। बॉन्ड इंथैल्पी बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, बॉन्ड इंथैल्पी। इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ 1 मोल ऑफ bonds is called breaking the bond of 1 mole of substance is called bond enthalpy। और ये सारे स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो सब में स्टैंडर्ड लगेगा, स्टैंडर्ड बॉन्ड इंथैल्पी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन। और अगर एक से ज़्यादा बॉन्ड है तो उसके लिए हम क्या फाइंड करते हैं, एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी। जितने भी, जैसे मान लो 2 बॉन्ड को ब्रेक करना है तो दोनों की बॉन्ड इंथैल्पी का जो एवरेज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी। ये सब चीज़ें एक बार एनसीईआरटी से भी आप लोग पढ़ना। बहुत सारे टाइप के इंथैल्पी होते हैं। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आप एक बार डेफिनेशन राइट कर लो। स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स in their most stable state of their the standard enthalpy change for the formation of 1 mole of compound from its elements is called standard enthalpy of formation। standard enthalpy of formation। एक चीज़ ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड तभी लगेगा जब स्टैंडर्ड कंडीशन होगा। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 बार। कोई पूछ ले व्हाट इज ए स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड
कंडीशन फॉर डिफाइनिंग ऑल द स्टैंडर्ड एंथैल्पी, तो वो है टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस से 298 केल्विन, और जो प्रेशर है वो 1 बार है। 1 बार किसके इक्वल होता है? अप्रॉक्सीमेटली 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अब एक चीज नोट करने का है कि कोई एलिमेंट्स जैसे है वो अपने सबसे स्टेबल स्टेट में है तो उसकी एंथैल्पी जो होगी वो 0 लेते हैं एज कन्वेंशन। 0 लेते हैं एज कन्वेंशन, मतलब ये हो गया, जैसे मान लो कार्बन जो है उसका सबसे स्टैंडर्ड एंड स्टेबल फॉर्म होता है ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट का जब हम एंथैल्पी लेंगे तो उसको 0 लेंगे। स्टैंडर्ड एंथैल्पी जब हम ग्रेफाइट का फाइंड करेंगे तो क्या लेंगे? 0 लेंगे कैलकुलेशन में। अब राइट करो आप लोग, थर्मोकेमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं? थर्मोकेमिकल इक्वेशंस, जिस इक्वेशन में एंथैल्पी की वैल्यू भी दे रखी हो उसको हम बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। द केमिकल इक्वेशन इन विच द वैल्यूज ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स आर गिवन। थर्मोकेमिकल इक्वेशंस क्या हो गया? द केमिकल इक्वेशंस in which the individual or the enthalpy of reaction, enthalpy individual, ऐसे राइट करो, इंडिविजुअल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट्स, एंथैल्पी इंडिविजुअल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, और enthalpy of reactions are given, enthalpy of reaction are given, is called thermochemical equation, thermochemical equation। जैसे कोई एग्जाम्पल है, जैसे मान लो C+O2 गिव्स, यहाँ पे ऐसे हो CO2 और यहाँ पर हो इसकी डेल्टा एच दे रखी हो मान लो -x किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। और स्टैंडर्ड जब भी लगाएगा तो यहाँ पे ऐसे ऊपर सर्कल एक होता है और उसको आप थोड़ा सा ऐसे क्रॉस भी कर सकते हो। ये स्टैंडर्ड का सिंबल है, देखो ध्यान से। एंथैल्पी अगर मान लो ये नॉर्मल एंथैल्पी है तो ऐसे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी का थोड़ा सिंबल है ना डेल्टा एच के ऊपर आप ऐसे करो, एक सर्कल भी बना दोगे छोटा सा, हल्का सा छोटा सा सर्कल, तो उसको स्टैंडर्ड बोलेंगे। इसको क्रॉस, इसके बीच में माइनस लिख दोगे, दैट मीन्स ये स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एंथैल्पी चेंज है, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है। स्टैंडर्ड कंडीशन पता ही था ना, 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 बार।
लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि जो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस जो होते हैं वो भी बैलेंस्ड होना चाहिए, उससे पहले कोई भी कैलकुलेशंस हम उसके नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं हेस लॉ। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। हेस लॉ, हेस लॉ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो बड़े क्वेश्चंस आएंगे थर्मो में वो हेस लॉ पे बेस्ड आते हैं। तो हेस लॉ क्या कहता है कि इफ़ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप इंडिविजुअल स्टेप में हो रहे हैं, then its standard reaction enthalpy is the sum of standard enthalpies of intermediate reactions। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि A से B का फॉर्मेशन करना है, दैट मीन्स हमारा इसका रिएक्शन की एंथैल्पी डेल्टा RH है। अब वो सेवरल स्टेप में ऐसे हो रहा है, तो जो पहले वो C में कन्वर्ट हुआ उसकी एंथैल्पी डेल्टा RH1 हो गया, C से D जा रहा है फिर डेल्टा RH2 हो गया, फिर D से B जा रहा है तो डेल्टा RH3 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक दैट मीन्स हमें सिंगल स्टेप में जो फॉर्मेशन में एंथैल्पी चेंज होगा वही आपके सारे स्टेप्स का सम होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हेस लॉ कहता है कि डेल्टा ये होगा, ये इंडिविजुअल का सम होगा, डेल्टा RH1 प्लस डेल्टा RH2 प्लस डेल्टा RH3, ये आपका हेस लॉ है। तो हेस लॉ पे एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पहली रिएक्शन गिवन है, इसमें इसकी एंथैल्पी गिवन है ये, और दूसरी रिएक्शन की भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी गिवन है। तो हमें क्या करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन करनी है। हमें देखना है कार्बन मोनोऑक्साइड है कहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर है ना। तो ये इसकी फॉर्मेशन करना है, दैट मीन्स ये रिएक्शन उल्टा होना चाहिए। तो जब भी रिएक्शन को आप रिवर्स करोगे तो आपकी एंथैल्पी का साइन चेंज होगा, ये ध्यान रखना है। तो सेकेंड रिएक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट रिएक्शन को एज इट इज रहने दे रहा हूँ। फर्स्ट रिएक्शन क्या है, C+O2 गिव्स CO2, और ये हमारा है, इसकी डेल्टा दे रखी है -393.5 किलो जूल। अब ध्यान से देखो, इस रिएक्शन को फ्लिप करने हैं, दैट मीन्स ये CO2 हो गया प्लस CO2 गिव्स Cu प्लस हाफ O2, Cu प्लस हाफ O2, और ये क्या देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसकी एंथैल्पी जो होगी वो क्या होगी, साइन चेंज होगा, ये होगा 283 किलो जूल पर मोल। अब हमें क्या करने, ध्यान से देखो, अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, रिडॉक्स में हमने देखा था ऐडिंग करना, तो जब ये रिएक्शन को ऐड करेंगे 1 and 2 तो क्या होगा, CO2 कैंसिल हो जाएगा, और C प्लस इधर हाफ O2 माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा, 1 माइनस हाफ, तो हाफ ही बचेगा। C प्लस हाफ O2 गिव्स CO, और ये सीधा सीधा ऐड होगा, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, ऐड होगा ना, ऐड ही तो करा हमने, दैट मीन्स ये माइनस करना है क्योंकि ये साइन माइनस है। 283 5 हो गया 0 1 1, तो इसकी एंथैल्पी कितनी होगी, 110.5 किलो जूल पर मोल। ऐसे क्वेश्चन जो होता है ना हेस लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि 2-3 रिएक्शन गिवन होता है और उसे हमें क्या करना होता है, एक पार्टिकुलर कंपाउंड की फॉर्मेशन फाइंड करनी होती है, तो आप ऐसे ही फाइंड करोगे आप, ठीक है। एनसीईआरटी में एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन है तो आप लोग ट्राई करना, हेस लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है।
एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन गिवन है, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन फाइंड करना है। वो काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, 5 मार्कर में आता है, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन फाइंड करना उसमें हमें। अगला जो टॉपिक है हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो कोई भी प्रोसेस जो खुद से हो रहा होता है नेचुरली, उसमें कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, उसको वो बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अ प्रोसेस विच टेक प्लेस बाय इटसेल्फ और प्रोसेस विच इज़ फिजिबल। फिजिबल मतलब पॉसिबल है गिवन सेट ऑफ कंडीशंस पे एक पॉसिबल है, कुछ एक्स्ट्रा आपको हीट सप्लाई नहीं करनी पड़ रही है या हीट लेनी नहीं पड़ रही है या कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलेंगे। जैसे एक ओपन वेसल में वाटर रखा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो एवेपोरेट होगा। या एक मान लो स्लांटिंग पे अपने वाटर डाल दिया तो स्लांट इंक्लिनेशन से वाटर क्या हो जाएगा, नीचे फ्लो हो जाएगा, तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स। और नॉन स्पॉन्टेनियस जैसे इसका उल्टा हो गया, अ प्रोसेस विच इज नॉट ए स्पॉन्टेनियस इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसमें कोई ना कोई आप चीज़ें आप इंटरफेयर कर रहे होते, या तो सिस्टम की हीट चेंज कर रहे होते हो, या हीट कर रहे होते हो, या तो आप फ्रीज कर रहे होते हो, कुछ ना कुछ आप कर रहे होते हो। जैसे मान लो फ़ोन की बैटरी चार्ज कर रहे हो, तो आप इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, सप्लाई हो गया। उस केस में जो चार्जिंग का प्रोसेस हो गया वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे जनरली क्या होता है, जैसे आपका फ़ोन चार्ज है तो ए और बी केमिकल अंदर होते हैं सेल के अंदर, और वो सी बनाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी बनता है यहाँ पे। तो ये जो प्रोसेस हुआ स्पॉन्टेनियस हुआ। लेकिन आपका जो सेल फोन डिस्चार्ज हो गया, फिर क्या करोगे, उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करोगे, और दैट मीन्स आपने बाहर से एनर्जी सप्लाई करके रिएक्शन को रिवर्स करा, तो ये हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अगला जो टॉपिक है एंट्रोपी, जिसका सिंबल एस होता है। इसका डिफिनीशन क्या है, इट इज़ द मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ ए सिस्टम। दैट मीन्स कोई सिस्टम में कितना अनसर्टेनिटी है। दैट मीन्स आप ये सोचो कि अगर गैस है, दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा मूव करेंगे, तो उसके पोजीशन, उसके जो आप गेस नहीं कर पाओगे कौन, जैसे बहुत सारे गैसेस मिक्स हैं तो एक दूसरे में वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर होगा उसमें। आप यही सोचो कि आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे या सब अगर फील्ड में कलेक्ट हो जाए तो रैंडमनेस बढ़ जाएगी, डिसऑर्डर बढ़ जाएगा। तो एंट्रोपी क्या होता है, एक मेजर ऑफ रैंडमनेस होता है। जैसे गैस में रैंडमनेस ज़्यादा होता है, उसकी मूवमेंट ज़्यादा होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, उसमें हीट ज़्यादा होता है, हीट एनर्जी ज़्यादा होता है। तो गैस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद लिक्विड और फिर सॉलिड की। एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला है Q/T। जो हीट एब्जॉर्ब होगा कोई गैस या कोई भी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टेम्परेचर क्या है उसका, तो ये एंट्रोपी का फॉर्मूला है। तो एंट्रोपी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक काफ़ी ज़्यादा इसके मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है, इसके यूजेस हैं। आगे हम थर्मोडायनेमिक्स के जो सेकेंड लॉ डिस्कस करेंगे, इसमें भी एंट्रोपी का यूज है। तो एंट्रोपी बेसिकली आप ये समझो कि किसी सिस्टम की डिसऑर्डर रिप्रेजेंट करता है। जितना ज़्यादा एंट्रोपी होगा सिस्टम उतना ही ज़्यादा डिसऑर्डर में होगा। इसलिए गैस की एंट्रोपी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, एंड सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम होती है। और एंट्रोपी के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल चीज़ क्या है, तो Q, हीट। उसके अंदर जो हीट है ना, गैस में जो हीट है वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे एक क्वेश्चन है, किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी, अ लिक्विड क्रिस्टलाइजेज इनटू सॉलिड। पहले लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी,
दैट मीन्स डेल्टा एस फाइंड करोगे तो वो क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो पहले क्या था, लिक्विड था तो एंट्रोपी ज़्यादा था, सॉलिड में और कम हो गया, तो डेल्टा एस जो होगा नेगेटिव होगा एंड एंट्रोपी डिक्रीज होगी। तो इसके बाद है किसी सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है 0 केल्विन से 115 केल्विन, तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, पहले तो टेम्परेचर 0 केल्विन पे मिनिमम होगा, फिर क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एंट्रोपी इंक्रीज होगी, पार्टिकल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट होंगे तो एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन ऐसे माना जाता है कि एक पार्टिकुलर जैसे 0 से अचानक वो इंक्रीज होगी, फिर आगे जाके उतना फास्ट इंक्रीज नहीं होगी, वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा। तो स्टार्टिंग में ज़्यादा इंक्रीज होगा एंट्रोपी और फिर वो जो इंक्रीज होने की जो रेट होता है वो स्लो हो जाता है। लेकिन ओवरऑल एंट्रोपी अगर पूछा जाए इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, तो टेम्परेचर बढ़ने पे किसी भी सबस्टांस की एंट्रोपी इंक्रीज होगी। कुछ एग्जांपल्स थे ये, एक एंट्रोपी चेंज टोटल क्या होता है, ध्यान से देखो, एंट्रोपी चेंज टोटल, एंट्रोपी चेंज जो टोटल है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स अगर सोचो सिस्टम की रैंडमनेस कम हो रही है तो इसका मतलब सराउंडिंग की बढ़ रही है, या आप ये सोचो कि सराउंडिंग की बढ़ रही है तो सिस्टम की क्या होगी, कम होगी। तो इस तरह से टोटल जो एंट्रोपी पूरे यूनिवर्स का होता है, एंट्रोपी टोटल मतलब यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। आप देख रहे हो ना, वैसे भी कि आप सुना होगा कि यूनिवर्स क्या हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं। पहले बहुत बड़ा बिग क्या था, एक बिग बॉडी था, फिर वो बिग बैंग हुआ, फिर छोटे छोटे पीसेस में चेंज हो गया वो, उसी से स्टार्स बने, प्लैनेट्स बने। तो एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है पूरे यूनिवर्स की। तो टोटल एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर आइसो रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें, रिवर्सिबल एंड irreversible expansion of ideal gas for isothermal condition। isothermal condition में डेल्टा U 0 होता है, लेकिन डेल्टा जो टोटल होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो 0 नहीं होगा, ये ध्यान में रखने। एंट्रोपी पॉजिटिव होगी, भले ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा, लेकिन एंट्रोपी पॉजिटिव होगी फिर भी। किसी चीज़ को फ्रीज कर रहे हो तो एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी, है ना, क्योंकि वो लिक्विड से सॉलिड में जाएगा। और हीट कर रहे हो तो क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। अगला जो हमारा टॉपिक है उसको हम बोलते हैं गिब्स एनर्जी। देखो गिब्स एनर्जी क्या होता है, तो अगर जनरल लैंग्वेज में समझा जाए तो जैसे मान लो आपके पास पैसे हैं, मान लो 100 करोड़ किसी के पास पैसे हैं, उसने डिसाइड किया मेरे लाइफ के लिए मान लो 50 करोड़ उसके लिए ज़रूरी है, बाकी उधर उधर खर्च के लिए एक्स्ट्रा मान लो 20 करोड़ उसको खर्च होने हैं, तो टोटल 70 करोड़ खर्च होने हैं उसके लाइफ के लिए। तो बाकी के जो कितने बच गए 30 करोड़, ये एक्स्ट्रा पैसे हो गए, इसमें किसी को वो दान दे सकता है, कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकता है। अगर कोई मांगने भी जाए तो वो इसी में से अब सोचेगा कि देने के लिए, इसमें से तो नहीं देगा।
तो वही गिब्स एनर्जी क्या होता है, किसी सिस्टम में अगर 100 जूल एनर्जी है, अगर सोचो सिस्टम को सस्टेन करने के लिए, दैट मीन सिस्टम में जो प्रोसेस हो रहा है उसके लिए मैक्सिमम 90 जूल चाहिए, तो जो 10 जूल एनर्जी बचा ना, उसी को हम गिब्स एनर्जी बोलते हैं, और इसी से कोई यूजफुल वर्क डन करवा सकते हैं सिस्टम से। तो ऐसे माना जाता है कि गिब्स एनर्जी क्या है, एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ अ सिस्टम विच इज यूज्ड टू डू सम यूजफुल वर्क, हम ऐसे बोलते हैं, इट इज एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ अ सिस्टम which is used to do some useful work। मैथमेटिकली इसको डिफाइन किया जाता है, G इज इक्वल टू इंथैल्पी माइनस T इंटू इंट्रोपी। अब यहाँ पे इसका ये स्टेट फंक्शन है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब हम इसमें चेंज, अगर मान लो हम गिब्स एनर्जी का चेंज निकालते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे, दोनों तरफ डेल्टा लगाएंगे, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H, इंट्रोपी यहाँ चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो T बाहर आएगा, डेल्टा S हो जाएगा। ये चेंज इन गिब्स एनर्जी है, ऐसा माना जाता है, और इसको हम प्रूव भी करेंगे कि डेल्टा G की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है किसी प्रोसेस में, अगर हम डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये हुआ जो प्रोसेस जो होगा उसका स्पॉन्टेनियस होगा। इसको अभी हम एक डिराइव भी करेंगे, दैट मीन्स कभी भी डेल्टा G की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो उसको हम बोलेंगे कि प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। इसको हम प्रूव भी करेंगे। डेल्टा G जो है, या तो मैं शॉर्ट में कर दूंगा, या तो यूट्यूब शॉर्ट्स में मैं डाल दूंगा इसको, या तो आपको इसी क्लास में या अगली क्लास में मैं करा दूंगा। तो डेल्टा G अगर पॉजिटिव आ गया तब हम उसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा G यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे डेल्टा G कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो इंथैल्पी पे, टेम्परेचर पे और डेल्टा S पे। अगर मान लो इंथैल्पी कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो ये चांस है कि डेल्टा G नेगेटिव हो जाए, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। या एंट्रोपी की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो वो भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाने की कोशिश करेगा। अगर सोचो डेल्टा H नेगेटिव है, डेल्टा H नेगेटिव है, उस केस में क्या होगा, टेम्परेचर कुछ भी हो जाए, एंट्रोपी चेंज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाके ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। तो एक टेबल बना लेते हैं हम इसके। ध्यान से देखो, अगर मैं इंथैल्पी चेंज को नेगेटिव लेते हैं, इंथैल्पी चेंज अगर नेगेटिव गिवन है, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो टेम्परेचर कोई भी दे दो क्या हो जाएगा, डेल्टा G की वैल्यू कितनी आएगी, ये नेगेटिव ही आएगी, और ये टेम्परेचर किसी भी टेम्परेचर पे क्या होगा, स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर। डेल्टा G को नेगेटिव करना है फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। दूसरे कंडीशन में अगर सोचो, फिर दोनों को नेगेटिव कर दिया आपने, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव, तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि डेल्टा H कितना ज़्यादा बड़ा है, तो ये क्या होगा, लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि इसको अगर मान लो ये आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा,
टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी, तो इसलिए क्या होगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव हमें करना है तो एट लो टेम्परेचर, नेगेटिव एट लो टेम्परेचर पे ये नेगेटिव होगा। तो स्पॉन्टेनियस हम बोल सकते हैं एट लो टेम्परेचर। एक ये कंडीशन हो गया। उसके बाद अगर मान लो दोनों नेगेटिव है लेकिन हाई टेम्परेचर है, तब क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा ना। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, देयरफॉर नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा एट हाई टेम्परेचर, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और भी आप लोग बना सकते हो। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रखे तब क्या होगा, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव रखें तो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव और एंट्रोपी भी पॉजिटिव। तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो डैट मीन्स ये होगा ऐसे, मान लो ये 10 प्लस है और ये -T इंटू डेल्टा एस, तो ये छोटी वैल्यू है, तो अगर इसको टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो सकता है। अगर लो टेम्परेचर पे रखोगे तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा एट लो टेम्परेचर। इसको समझना बहुत जरूरी है। वही अगर ये दोनों ही पॉजिटिव है, हाई टेम्परेचर होगा तो ये पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी और फिर ये नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर। स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। अगर मान लो ये पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ये हर केस में क्या होगा, एंट्रोपी गिब्स एनर्जी पॉजिटिव आएगी, तो नॉन स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर। इसको राइट करने में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमें प्रूफ करना है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू है वो लेस देन 0, डैट मीन्स नेगेटिव होगी। तो हमें ये पता है कि डेल्टा एस टोटल डैट मीन्स यूनिवर्स की एंट्रोपी जो होगी सिस्टम और सराउंडिंग की होगी, और हमें ये पता है कि जो इंथाल्पी जो होगा, इंथाल्पी जो इंक्रीज होगा सराउंडिंग में इंक्रीज होगा, वो सिस्टम ने लॉस करा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में है, तो सिस्टम लॉस करेगा तो कहाँ जाएगा, सराउंडिंग में जाएगा। तो जितना इंक्रीज होगा सराउंडिंग के इंथाल्पी में उतना ही डिक्रीज होगा सिस्टम के इंथाल्पी में। तो डेल्टा एस सराउंडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, हीट अपॉन टी, और हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है आपका सराउंडिंग, हीट क्या होता है, हीट एट कांस्टेंट, डेल्टा एच भी हीट ही होता है, ठीक है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हमने डिफाइन किया था। तो क्या हो जाएगा सराउंडिंग की, डेल्टा एच सराउंडिंग डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, ये इक्वल होगा माइनस ऑफ डेल्टा एच सिस्टम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, दैट मीन्स जो ये इंथाल्पी जितना इंक्रीज हुआ वो डिक्रीज ऑफ, अगर माइनस ऑफ सिस्टम से मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ आएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला को अब यूज करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा, डेल्टा एस टोटल
इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं ये पुट कर रहा हूँ, डेल्टा एच सिस्टम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबको T से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो क्या होगा, डेल T इंटू डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू T इंटू डेल्टा एस सिस्टम माइनस टी कैंसिल होगा तो डेल्टा एच सिस्टम, डेल्टा एच सिस्टम। यहाँ तक आ गया होगा, आप लोग नोट करना इसको, मैं आगे करा रहा हूँ। यहाँ तक समझ, एक मिनट, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोग को कि T इंटू डेल्टा, इसमें अब मैंने T से मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ। इसके बाद क्या करना देखो ध्यान से, T इंटू डेल्टा एस जो होगा टोटल, ये ग्रेटर देन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि क्योंकि जो टोटल यूनिवर्स की एंट्रोपी होगी, जो डेल्टा टी होगा, वो ग्रेटर देन जीरो होता है फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हम स्पॉन्टेनियस की बात कर रहे हैं, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं ये पुट करता हूँ, तो क्या होगा, जब ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि टेम्परेचर तो पॉजिटिव ही लेने हैं। तो T इंटू डेल्टा एस इस सिस्टम का है, माइनस डेल्टा एच सिस्टम, ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। और यहाँ से माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस T इंटू डेल्टा एस। सारे सिस्टम की बात हो रही है, ग्रेटर देन जीरो। तो ध्यान से देखना, ये माइनस ऑफ, यही तो फॉर्मूला होता है डेल्टा जी का। डेल्टा जी का क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा एच माइनस T डेल्टा एस। तो ये ग्रेटर देन जीरो होगा। अब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, सो ये साइन रिवर्स होगा, तो डेल्टा जी इज लेस देन जीरो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है पेपर में, तो ध्यान से इसको करना है। आगे के जो टॉपिक जो है इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, तो अभी तो इक्विलिब्रियम हुआ नहीं है, तो इक्विलिब्रियम वाले कोई भी टॉपिक आएंगे नहीं आप लोग के, तो वो मैं छोड़ रहा हूँ। बाकी जो है वर्क डन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो मैंने कराया नहीं, वो इंटीग्रल से करते हैं, तो उसको मैं या तो शॉर्ट्स में करा दूंगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी। तो इंटीग्रेशन से हम क्या करते हैं, वर्क डन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। वर्क डन फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस हमने कर लिया था, क्या फॉर्मूला था उसका, P एक्सटर्नल डेल्टा V, मतलब P इंटू V2 माइनस V1, वो हमने जो फाइंड किया था वो हमारा क्या था, वर्क डन फॉर इरिवर्सिबल चेंजेस। तो ये हमारा टॉपिक फिनिश हो गया है। आप लोग क्या करना है, इस चैप्टर्स के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो करना है, इंडेक्स क्वेश्चन करना और बैक एक्सरसाइज करना है, फिर चैप्टर फिनिश माना जाएगा। फिर आज के लिए हमारा ये इतना ही रहा।